हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 9th अगस्त के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन शुरू करें उससे पहले मैं बता दूं कि आप हमसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ये एक चैनल है हमारा मयूरी भागवानी के नाम से टेलीग्राम पे। इस पे आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाया करेगी। इसके साथ अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग यूपीएससी तो आप मुझसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। आगे बात करते हैं। देखो, पहला आज का आर्टिकल जो है दैट इज अबाउट रिवर कृष्णा एंड गोदावरी। तो द आर्टिकल इज अबाउट द फ्लडिंग सिचुएशन इन कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। तो कृष्णा गोदावरी लेवल्स ऑन द राइज। दोनों रिवर्स जो हैं राइज पे हैं। अभी मॉनसून का सीजन चल रहा है और इसीलिए कृष्णा और गोदावरी जो है काफ़ी राइज पे देखी जा रही हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो राइज देखा जा रहा है वो इंद्रावती रिवर जो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है उसमें देखा जा रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कृष्णा रिवर एंड गोदावरी रिवर के बारे में जानना। एंड ओवरऑल ऑल्सो मैंने आपको कई बार कहा है कि प्रिलिम्स आने के पहले आपके पास कुछ लिस्ट तैयार होनी चाहिए कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिस्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट भी की थी। जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें से नंबर 1 पे आता है रिवर्स। सभी रिवर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। रिवर्स कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, किस रिवर का कहाँ पे इसका माउथ है, डेल्टा बनाती है कि एस्चुरी बनाती है, किस तरह के ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट इस पे हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज इस रिवर के बैंक पे पड़ती हैं। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसके साथ कुछ और लिस्ट भी मैंने कहा था, जैसे कमिटीज की लिस्ट कहा था एक बार, ठीक है, नेशनल पार्क्स की। ये लिस्ट जो है मैं आज फिर से पोस्ट कर दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। जो लोग नए हैं उनके लिए जो हमारा पूरी लिस्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्रीलिम्स के लिए वो मैं पोस्ट कर दूंगी। देखो, ये टॉपिक्स जो है ना हर बार इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आपको करना क्या है, अभी से मेहनत करनी है इन टॉपिक्स पे और इनके लिए अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो देखो आगे बात करते हैं कृष्णा और गोदावरी रिवर के बारे में। तो देखो, ये तो है हमारा इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में ये रिवर देख रहे हो, ये है गोदावरी रिवर और ये देख रहे हो ये है कृष्णा रिवर। तो ये गोदावरी रिवर यहाँ से महाराष्ट्र से शुरू होती है। इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, मध्य प्रदेश से आती है, उड़ीसा से आती है। ठीक है, इसके अलावा ये कृष्णा रिवर है, ये भी महाराष्ट्र से शुरू होती है और कई जगह पे कर्नाटका और इसके अलावा जो हमारा ये आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, इन सब एरिया से इसमें ड्रेनेज एरिया आता है। ठीक है, तो कृष्णा रिवर एंड गोदावरी रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी लोकेशन जरा मैप में जरूर देख लेना। ओके, अब बात करते हैं एक एक करके। पहले बात करेंगे कृष्णा रिवर की। तो देखो, कृष्णा रिवर जो है सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। पेनिनसुलर इंडिया जो है इसमें आप देखोगे कि सबसे बड़ी रिवर जो है वो है गोदावरी और स्पेशली दैट इज ऑल्सो ईस्ट फ्लोइंग। और उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर कृष्णा है। ठीक है, ये कहाँ से राइज होती है, ये होती है राइज महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र में सतारा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे महाबलेश्वर एक जगह है, वहाँ से ये राइज होती है और जाके गिरती है बे ऑफ बंगाल में आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की कोस्ट से होते हुई डेल्टा बनाती हुई यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इकोलॉजिकली आप देखोगे तो ये वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टर्स रिवर है पूरे वर्ल्ड की, क्योंकि यहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है ड्यूरिंग द मानसून और इसीलिए फ्लडिंग का सिचुएशन बनी रहती है, क्लॉगिंग हो सकती है बहुत ज़्यादा, इसीलिए सबसे ज़्यादा डिजास्टर्स रिवर्स में एक आती है ये। अब देखो इसके चारों और अब देखोगे तो ये जो रिवर फ्लो हो रही है इस तरह से कृष्णा जाती है। ठीक है, इसके आप देखोगे ऊपर नॉर्थ में बालाघाट रेंजेस है। ठीक है, बालाघाट रेंजेस है। इसके साउथ और ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स हैं। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स। और इसके वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स हैं। तो तीनों साइड से बड़े बड़े घाट से, बड़े बड़े रेंजेस से ये कवर्ड है, बालाघाट रेंज, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, इसके ऊपर कई सारे डैम्स भी बनाए गए हैं। डैम्स याद रखना पूछे जा सकते हैं, पूछ लेंगे सीधा नागार्जुन सागर डैम कौन सी रिवर पे है, तो ये है कृष्णा रिवर पे। प्रकाशम बैरेज, ठीक है, श्री शैलम डैम, अलमत्ती डैम, ये सब डैम्स जो हैं कृष्णा रिवर पे है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दिस स्लाइड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। ओके, इसके अलावा देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज, कुछ टूरिस्ट सेंटर्स पड़ते हैं, जैसे कि सतारा, कराज, सांगली, बागलकोट, श्री सैलान, अमरावती, विजयवाड़ा, ये सब जो है ये इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो इस रिवर के कोस्ट पे पड़ती है, कृष्णा रिवर के कोस्ट पे। ठीक है, अब इसका मैप आपको दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो मैप है, यहाँ पे देखो, आई एम सो सॉरी फॉर दिस थिंग। ओके, यहाँ पे देखो ये जो कृष्णा रिवर है ये यहाँ से निकलती है और कृष्णा रिवर जो है यहाँ
मुंबई के पास में सतारा से निकलती है, ठीक है, और महाबलेश्वर से निकलती हुई यहाँ बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स हैं इसकी, तो एक याद रखना राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। पहले तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख लो। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में एक है वेन्ना, फिर है कोयना, पंचगंगा, दूध गंगा, घटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, ये सब इसकी रिवर्स हैं, ठीक है। ये याद रखना ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, और ट्रिब्यूटरीज आपको जंबल करके पूछी जा सकती है। बोलेंगे तुंगभद्रा जो है ये है गोदावरी की ट्रिब्यूटरी, आपको याद रखना है गोदावरी की नहीं, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में देखो भीमा, डिंडी, पेडावकू, हलिया, मुस्सी, पलेरू एंड मुन्नेरू, ठीक है। तो ये सारी आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सबके नाम आपको दिखेंगे। नागार्जुन सागर है इसके ऊपर, हैदराबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वो इसी के ऊपर आता है, विजयवाड़ा इसी के ऊपर आता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो पुणे के बहुत पास में पड़ती है ये रिवर्स, ठीक है। कोयना रिवर है, उज्जैनी रिवर है, इसके अलावा तुंगभद्रा है, ठीक है, ये श्री शैलम डैम है, भद्रा रिवर है, ठीक है। तो ये सब जो है ये याद रखना है, थोड़ा सा इसका मैप जरूर देखना एटलस में। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो है गोदावरी रिवर। अब गोदावरी रिवर जो है ये पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है पेनिनसुलर इंडिया की, और इसीलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ये जो गोदावरी बेसिन है बहुत सारे स्टेट्स में फैला हुआ है। कौन कौन से स्टेट्स में फैला हुआ है ये देख लो। तो देखो एक तो है महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, और साथ में कुछ कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश, कर्नाटका और पुडुचेरी का भी यहाँ पे कवर होता है इसके ड्रेनेज एरिया में। इसकी शुरुआत जो होती है वो त्र्यंबकेश्वर से होती है। त्र्यंबकेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र में, नासिक के पास पड़ता है त्र्यंबकेश्वर, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है और ये भी जाके गिरती है बे ऑफ बंगाल में, डेल्टा बनाती है, ठीक है। इसके आसपास देखो सतमाला हिल्स है, अजंता रेंज है, महादेव हिल्स है, साथ में ईस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं, तो ये सब है, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ऊपर सतमाला, अजंता और महादेव रेंजेस है। इसको जाके एटलस में जरूर देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा इसके अलावा एक चीज और देखो कि जो गोदावरी की टोटल लेंथ है वो है लगभग 1465 किलोमीटर। इसकी ट्रिब्यूटरीज याद रखना, धरना, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता। इसके साथ यहाँ पे देखो प्राणहिता जो है ना किस किस से बनती है, पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा, ये तीन रिवर्स मिलके बनाती है प्राणहिता, और प्राणहिता किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की। ओके, देन पेंच, कन्हन, सबरी, इंद्रावती, ये सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। राइट बैंक कौन सी है? प्रवरा है, मुला है, मंजरा है, पेड़ावगु है, मनेर है, ठीक है। अब इसके देखो नाम याद करने, इसमें कुछ भी और समझाने जैसा तो नहीं है, लेकिन एक चीज बता देती हूँ, मान लो कि ये रिवर इस तरह से फ्लो कर रही है, तो इस रिवर के इस साइड पे जितनी भी ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं, जो भी इससे मिल रही हैं, जुड़ रही हैं, वो सब होंगी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और जो यहाँ से आ रही हैं इसके लेफ्ट से आ रही हैं वो होंगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, समझ गए। तो इसीलिए लेफ्ट बैंक और राइट बैंक का डिफरेंस ये बताया हुआ है। अगर इस तरह से चल रही है तो आप समझ लो कि ये वाली जो बैंक की जो ट्रिब्यूटरीज होंगी वो राइट बैंक होंगी, ऊपर वाली लेफ्ट बैंक होंगी, समझ गए। तो यहाँ पे डायरेक्शन पे बेस्ड होता है कि जो रिवर है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब देखो इसका मैप देख लो, ये देखो इस तरह का एक डेल्टा बनाती है ये गोदावरी रिवर इन द एंड, ठीक है, बे ऑफ बंगाल के पास जाके। और यहाँ पे देखो आपको सभी रिवर्स की यहाँ पे जो ट्रिब्यूटरीज है उनके नाम दिखेंगे, प्रवरा है, मुला है, मंजरा है, धरना है, श्री राम सागर। श्री राम सागर किसके ऊपर बेस्ड है? गोदावरी के ऊपर बेस्ड है। निजाम सागर, ठीक है, एक और बन रहा है पोलावरम, पोलावरम प्रोजेक्ट जो है वो गोदावरी पे आ रहा है। सबरी रिवर, वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, ठीक है, ये सब जो है ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, बिल टू सेटअप कार्बन मार्केट्स पास इन लोकसभा। तो देखो ये कौन से बिल की बात हो रही है? ये बात हो रही है एनर्जी कंजर्वेशन बिल की। ये एक नई बिल आई है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल 2022, और इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि इसमें कुछ कुछ नई चीजें लाई गई हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ये एनर्जी कंजर्वेशन बिल जो है ये किसको यहाँ पे सही करती है, अमेंड करती है। तो ये जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल है ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001 को अमेंड करने के लिए लाई गई है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। पहला प्रोविजन है नॉर्म्स फॉर एनर्जी इफिशियंसी। तो जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी रेगुलेशन है एनर्जी इफिशियंसी के लिए, इक्विपमेंट्स में कैसी एनर्जी इफिशियंसी होनी चाहिए वगैरह, ये सब डिसाइड करने का जो रोल है वो सेंटर का होगा, ये लिखा हुआ है 2001 के एक्ट में। दूसरा यहाँ पे एक बॉडी बनाई गई है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, बी बनाया गया है, ठीक है, इसको 2001 के एक्ट के अंतर्गत ही बनाया गया था। तीसरा यहाँ पे एक एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स का भी प्रोविजन है। इसमें क्या है कि मान लो कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, सब इंडस्ट्रीज को बोला गया है कि आप एक्स अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो स्पेंड कर सकते हो। मान लो ये जो ए इंडस्ट्री है इसने एक्स से ए कम, यानी कि एक्स से मान लो 2 यूनिट कम यहाँ पे
खपत करी एनर्जी की। तो ये 2 यूनिट इनकी बच गई ना, जितना यहाँ पे रिकमेंडेड था कि इतना ही लेवल आप करोगे एनर्जी कंजप्शन, उसमें भी इन्होंने बचा लिया 2 यूनिट। तो ये 2 यूनिट का इनके पास एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट आ गया। अब मान लो कोई दूसरी इंडस्ट्री है, बी इंडस्ट्री। ये बी इंडस्ट्री एक्स यूनिट, इनको कहा था कि एक्स यूनिट ही खपत कर सकते हो, लेकिन इन्होंने 2 यूनिट और खपत कर ली, एक्स्ट्रा खपत कर ली। तो इनका तो ये जो लिमिट था उससे क्रॉस हो गया। तो अब क्या कर सकते थे ये कि ए इंडस्ट्री जो है वो अपना ये एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट इसको बेच दे बी को, और बी के यहाँ पे सब बैलेंस हो जाएगा। तो उसके बदले क्या होगा, बी का जो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 2 यूनिट खपी थी वो खत्म हो गई, यहाँ पे एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट में बैलेंस हो गई। और दूसरा जो ए इंडस्ट्री ने बचाई थी एनर्जी, यूज नहीं करी थी, सेव करी थी, इस ए इंडस्ट्री को कुछ फाइनेंशियल प्रॉफिट भी हुआ, इकोनॉमिक प्रॉफिट भी हुआ, क्योंकि इसने अपना एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट बेच दिया। इस तरह के अरेंजमेंट का भी एक प्रोविजन था। इसके अलावा देखो ये एक्ट ये भी बोलता है कि सेंटर को अलाउ करता है ये एक्ट कि कोई भी इक्विपमेंट उसका मैन्युफैक्चरिंग, सेल, परचेज वगैरह यहाँ पे सेंटर प्रोहिबिट कर सकती है अगर वो स्पेसिफाइड नॉर्म्स से वायलेट करता हुआ होता है। तो इसके अलावा पेनल्टी की बात करें तो पेनल्टी यहाँ पे लगभग 10 लाख रुपए से शुरुआत हो रही है पेनल्टी की, ठीक है। और इसमें एडिशनल पेनल्टी लग सकती है 10,000 रुपए अगर ये ऑफेंस कंटिन्यूसली कंटिन्यू होता है। एक दिन का जो फाइन है वो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लग सकता है। इसमें अपील्स की बात करें तो अगर आप इसमें संतुष्ट नहीं हो, अगर आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा रही है या फिर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्ट, कोई भी लॉ पास करती है, कोई भी रेगुलेशन पास करती है, आप उससे संतुष्ट नहीं हो, तो आप यहाँ पे एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो। और ये एपिलेट ट्रिब्यूनल को इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंतर्गत यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। तो याद रखना इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 2003 का और एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है 2001 का, ओके। अब देखो जो नया बिल आया है वो क्या बोलता है, नया बिल कुछ चेंजेस लेकर आया है। पहला चेंज तो ये है कि इसमें बताया गया है कि हाउ मच मिनिमम शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी आर टू बी कंज्यूम्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ओके। तो यहाँ पे बताया गया कि मिनिमम आपको इतना शेयर रिन्यूएबल एनर्जीज में ही स्पेंड करना है। अगर आप 100 यूनिट खपत करते हो इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो 100 में से 50 यूनिट अगर रिन्यूएबल एनर्जी की होनी चाहिए तो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मिनिमम शेयर बता दिया गया है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। तो ये कंजप्शन आप रिन्यूएबल एनर्जी से डायरेक्टली करो या इनडायरेक्टली करो, पावर ग्रिड से लेकर करो, ओके। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे अगर आप क्लीन एनर्जी के यूज को प्रमोट करते हो तो आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, आपको कार्बन सेविंग सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये कार्बन सेविंग सर्टिफिकेट्स की आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, ओके। जैसे अभी मैंने बताया था ना एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट, वैसे ही कार्बन सेविंग सर्टिफिकेट है। इसके अलावा देखो यहाँ पे जो पहले इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, बी जैसे जो इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, उनको स्ट्रेंथन करने की भी बात यहाँ पे कही गई है। इसके साथ यहाँ पे बोला गया है कि ग्रीन हाइड्रोजन का भी प्रमोशन किया जाएगा एज एन अल्टरनेटिव सोर्स टू फॉसिल फ्यूल्स। साथ में ये कहा गया है कि जो एडिशनल इंसेंटिव हैं लाइक कार्बन क्रेडिट्स, इसको भी आप यूज कर सकते हो क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। और ये सी चीजें सिर्फ ऐसा नहीं कि पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में भी ये चीजें लागू की जाएंगी। इसके साथ यहाँ पे जो लार्जर रेसिडेंशियल बिल्डिंग हैं उनको भी एनर्जी कंजर्वेशन स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा और उनको भी सस्टेनेबल हैबिटेट बनाने की कोशिश की जाएगी। आज के टाइम पे क्या है, ये लार्जर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स को कवर नहीं किया जाता, सिर्फ लार्ज जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं उनको कवर किया जाता है इस एनर्जी स्टैंडर्ड्स में। अब रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स को भी इसमें शामिल किया जाएगा। अब आते हैं हम वापस से अपने आर्टिकल के ऊपर। तो देखो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल है ये लोकसभा में पास हो गई है और इसमें कार्बन क्रेडिट मार्केट बनाने की भी बात की जा रही है। बाकी सारे चीजें तो मैं आपको बता चुकी हूँ हमारे प्रोविजन में, लेकिन देखो यहाँ पे कार्बन क्रेडिट मार्केट की भी बात की जा रही है। अभी कार्बन क्रेडिट मार्केट क्या होगा, यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी आप एनर्जी बचाओगे यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, उसके कारण जितनी भी एनर्जी बचेगी उसको हम आपको उसके लिए कार्बन सेविंग सर्टिफिकेट देंगे। इस कार्बन सेविंग सर्टिफिकेट के आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग कर पाओगे अपने ही देश में, ठीक है। और इसके लिए ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे कार्बन मार्केट बनाए जाएंगे, ओके। साथ में ये कहा गया कि कार्बन क्रेडिट अभी एक्सपोर्ट करने की परमिशन नहीं दी जाएगी जब तक हमारा पेरिस क्लाइमेट पैक्ट जो था उसमें जो हमने अपने कुछ कमिटमेंट किए थे वो जब तक पूरे नहीं हो जाते तब तक आप ये कार्बन सेविंग सर्टिफिकेट को बाहर ट्रेड नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो COP21 और COP26 के बारे में मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। इन दोनों में हमने जो कमिटमेंट्स अपने रखे हैं, COP21 में हमने पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत अपने कमिटमेंट रखे थे और COP26 में हम पंचामृत टारगेट्स यहाँ पे अपने लिए सेट करके आए हैं। इन दोनों के बारे में मुझे जरा कॉमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना, ठीक है। मैं चेक करूंगी सभी के आंसर्स।
और इसमें इस पूरे आर्टिकल में ये कहा गया है कि COP21 और COP26 में जो हमने अपने लिए टारगेट सेट किए हैं, जब तक वो पूरे नहीं हो जाते तब तक हम इन कार्बन सेविंग सर्टिफिकेट्स को बाहर ट्रेड नहीं करेंगे। कार्बन ट्रेडिंग हम इसकी बाहर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, इसको डोमेस्टिक फॉर्म में आप इसकी ट्रेडिंग जरूर कर सकते हो। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। तो नेक्स्ट इशू है हमारा गवर्नमेंट प्लान सिस्टम टू स्काउट डेली फॉर पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन है, इन्होंने यहाँ पे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को ये बताया कि देखो हम जो है एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन बना रहे हैं सो दैट यहाँ पे जो हमारा एक सिस्टम चलता है सीपी ग्राम। सीपी ग्राम क्या है? सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सीपी ग्राम्स। सीपी ग्राम जो है बेसिकली एक गुड गवर्नेंस का प्रतीक है, ठीक है। गुड गवर्नेंस क्या होती है? जहां पे आप पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की तरफ ध्यान दो, ठीक है। पार्टिसिपेटरी यानी कि पब्लिक आपके साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट करके गवर्न करे अपने देश को, अपनी सोसाइटी को। तो पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस कब होगी? जब आप लोगों की बातें सुनोगे, लोगों के फीडबैक लोगे और लोगों के अगर उनको कोई ग्रीवेंस है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंप्लेन है, उनको आप एड्रेस करो। तो ये सब जब चीजें आप करोगे तभी आपके जो गवर्नेंस है उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, तभी उसमें अकाउंटेबिलिटी आएगी, और इसी से तो बनती है गुड गवर्नेंस, ठीक है। तो इसको आप एथिक्स से भी जोड़ सकते हो और पेपर 2 से भी जोड़ सकते हो हमारे, ठीक है, इस पूरे आर्टिकल को, न्यूज को। तो देखो यहाँ पे ये जो सीपी ग्राम है, इसमें क्या होगा? ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है। अगर आपको कोई भी सर्विस जो है गवर्नमेंट की वो नहीं पसंद आती है, उसमें कोई भी इशू है, तो आप ये सीपी ग्राम पोर्टल पे जाके या सीपी ग्राम पूरा प्लेटफॉर्म का फायदा उठा के आप इस पे अपना ग्रीवेंस एड्रेस कर सकते हो और इसका आपका रिड्रेसल हो जाएगा जल्दी से जल्दी। तो सीपी ग्राम जो है इसके लिए एक ऑनलाइन सॉल्यूशन, एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन लाने की बात चल रही है। सीपी ग्राम क्या है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे सिटीजन जो हैं अपनी कंप्लेंट्स, अपने ग्रीवेंसेस लॉन्च कर सकते हैं जो भी उनको है रिगार्डिंग पब्लिक अथॉरिटीज, ओके। तो जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट हैं, वो इसका कॉग्निजेंस लेते हैं अभी इन कंप्लेंट्स का और धीरे धीरे करके सबको सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन अगर आ जाता है तो ये सब कुछ फॉर्मलाइज हो जाएगा और इसमें हम IIT कानपुर की मदद लेने वाले हैं, सभी मिनिस्ट्रीज की मदद लेने वाले हैं, और इसके थ्रू हम यहाँ पे ये पूरा सीपी ग्राम वाला जो पूरा हमारा सॉल्यूशन है उसको और ज्यादा टेक्नोलॉजिकल और ज्यादा सिटीजन फ्रेंडली बना सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यूज थी। लेकिन सीपी ग्राम क्या है इसके बारे में याद रखना, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। सीपी ग्राम ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जिसमें मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको फैसिलिटेट किया जाता है सो दैट वो ग्रीवेंसेस को रिसीव कर सकें, उसको फॉरवर्ड कर सकें जो भी मिनिस्ट्री है उसकी, और उसको मॉनिटर कर सकें कि ग्रीवेंस सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। इसको बनाया गया था बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, और यहाँ पे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने किसके साथ बनाया? डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस के साथ बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, इन तीनों ने मिलकर इसको बनाया है। इसमें बेसिकली काम ये होता है कि इसमें मिनिस्ट्रीज को ये बताया जाता है कि देखो आपको आपके रिगार्डिंग ये ग्रीवेंसेस हमारे पास आए हैं, आप इसको रिजॉल्व करो, और इसकी मॉनिटरिंग की जाती है इस पूरे रिड्रेसल सिस्टम में। पब्लिक ग्रीवेंस कॉल सेंटर्स भी हैं, ठीक है, जो यहाँ पे बार बार मिनिस्ट्रीज को रिमाइंड करते रहते हैं कि देखो ये वाला ग्रीवेंस बचा हुआ है, अभी तक एड्रेस नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शंस को एक्सपेडाइट करने की भी कोशिश होती है। अब सीपी ग्राम्स में कुछ कुछ इश्यूज हैं जो नहीं लिए जाते। कौन से इश्यूज हैं? ऐसे कोई भी इशू जो अभी तक जजमेंट जिस पे आया नहीं है कोर्ट का या सब्जुडाइज है, अभी प्रोसीडिंग उस पर चल रही है कोर्ट के द्वारा। दूसरा, जो पर्सनल डिस्प्यूट है, फैमिली डिस्प्यूट्स है, वो नहीं लिए जाते। तीसरा, RTI मैटर्स को इसमें नहीं लिया जाता। चौथा, इसमें वो सब जो इश्यूज है वो नहीं लिए जाते जिसमें के कारण हमारी देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कोई हार्म हो सके या फिर हमारे फ्रेंडली रिलेशंस खराब हो किसी भी कंट्री के साथ, ओके। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट इशू, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ओके। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं आगे, हाउस रॉक्ड ओवर न्यू इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो यहाँ पे देखो पूरा इशू जो है वो नई इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आई है 2022 की, और इसको लेकर काफी लोगों में गुस्सा है, काफी लोगों में प्रोटेस्ट है। पंजाब में काफी प्रोटेस्ट हो रहा है और सारा का सारा अपोजिशन कई तरीकों से प्रोटेस्ट कर रहा है। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल क्या है इसकी बात कर लेते हैं, और ये कौन से एक्ट को यहाँ पे ठीक करने के लिए, अमेंड करने के लिए आया है, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है 2022 की, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के लिए अमेंडमेंट सजेस्ट करता है। याद रखना वो जो हमने इससे पहले बात करी थी वो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट था, वो 2001 का था, और उसके रिगार्डिंग एक अमेंडमेंट बिल आई है। दूसरा ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का, इसके रिगार्डिंग ये बिल आई है। इसमें देखो जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था वो पहले 2003 का था। अभी जो नया इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें क्या क्या प्रपोज किया गया है?
पहली चीज प्रपोज की गई है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसीज होंगे उनको यहाँ पे सभी तरह के नेटवर्क्स को यूज करने दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि मान लो कोई प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पे कोई कंपनी है, डिस्कॉम कंपनी है, ठीक है, लेकिन इसके पास प्राइवेट लाइसेंस है। अब इसको ये लिबर्टी दी गई है कि जो ऐसे नेटवर्क्स हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए, पब्लिक अथॉरिटी ने बनाया, उनको भी ये यूज कर सकते हैं ये प्राइवेट अथॉरिटीज, यहाँ पे कंपटीशन को बूस्ट करने के लिए, एफिशिएंसी को बूस्ट करने के लिए। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे कुछ नए सेक्शंस ऐड किए गए हैं जिसके थ्रू पावर परचेज और क्रॉस सब्सिडी को मैनेज किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसीज आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों के पास अगर यहाँ पे लाइसेंस है डिस्कॉम का डिस्ट्रीब्यूट करने का, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो ऐसे में मैनेजमेंट कैसे होगा, पावर परचेजिंग कैसे होगी, सब्सिडी कैसे दी जाएगी, इस सब का मैनेजमेंट यहाँ पे कैसे होगा वो बताया गया है। दूसरा, यहाँ पे कॉम्पिटिशन को प्रमोट करने के लिए ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है इसमें कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग की भी बात की गई है कि कंज्यूमर्स को यहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग देखने को मिलेगी। अब क्या होगा ना कि पहले जैसे देखो अभी क्या होता है, टेलीकॉम सेक्टर में आपके पास चॉइस है कि आपको एयरटेल का नेटवर्क चाहिए, वोडाफोन का चाहिए, रिलायंस का चाहिए, जियो का चाहिए, जिसका भी चाहिए, आइडिया का चाहिए, जिसका भी, तो बहुत सारी कंपनीज हैं, आपकी मर्जी आपको जिसका भी चुनना हो, ठीक है, फिर आप उसका पैक डलवाते हो अपने मोबाइल में। वैसे ही यहाँ पे होगा इलेक्ट्रिसिटी के साथ। अभी क्या है कि हम जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करिए हम उसी पे चलते हैं, सारा इलेक्ट्रिसिटी बिल उसी के हिसाब से आता है, हमारे पास चॉइस करने की, चूज करने की लिबर्टी नहीं है। अब ये बिल बोलता है कि हमारे पास चूज करने की लिबर्टी होगी, बहुत सारे प्राइवेट मेंबर्स भी होंगे, पब्लिक सेक्टर भी होगा, इनमें से हम चूज कर पाएंगे कि हमको किसकी इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी है और इसके हिसाब से हम कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग इंश्योर कर पाएंगे। ओके, अच्छा, दूसरी चीज ये कि यहाँ पे रेगुलेटर्स को इनेबल कर पाएंगे। अभी क्या होता है कि यहाँ तो बहुत ज्यादा प्राइसिंग रख ली जाती है इलेक्ट्रिसिटी की, यहाँ तो एकदम ही कम प्राइसिंग रखी जाती है। फ्रीबीज आपने सुना होगा, फ्रीबीज वाली डिबेट बहुत चल रही है आजकल। तो बहुत सारे एरियाज में, स्टेट्स में उन्होंने क्या किया है, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बहुत कम कर दिए। अब बहुत कम करने के कारण कंपटीशन ही खत्म हो गया। प्राइवेट इंडस्ट्रीज कहाँ से, प्राइवेट सेक्टर की अगर कोई कंपनीज हैं इस सेक्टर में तो कहाँ से सर्वाइव कर पाएंगी अगर जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो इतने कम दामों पे इलेक्ट्रिसिटी देगा। तो ये कंपटीशन को बनाए रखने के लिए ये कहा गया है कि एक रेगुलेटर बनाया जाएगा जो कि ध्यान रखेगा कि मिनिमम टैरिफ इतना तो हो और मैक्सिमम टैरिफ इतना हो, ना इससे बाहर जाए, ना इससे ऊपर जाना चाहिए टैरिफ, ना इससे नीचे जाना चाहिए। इसी से प्राइस शॉक जो है वो कम हो पाएगा। और इसके साथ एक नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर बनाया जाए जो कि बेसिकली क्या करेगा, नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा ग्रिड की, जो भी इकोनॉमिक और इफिशिएंट तरीके से पावर सिस्टम चल सकता है उसके लिए ये लोड डिस्पैच सेंटर काम करेगा। ओके, अच्छा, अब इसमें देखो कुछ और चीजें बताई गई है कि यहाँ पे ये एक्ट बोलता है कि एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ओपन एक्सेस अलाउ किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अभी क्या होता है, सिर्फ पब्लिक सेक्टर को यहाँ पे दिया गया है ये, अभी सिर्फ पब्लिक सेक्टर के पास ये लिबर्टी है कि वो जहाँ पे चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बेच सकती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन क्या होगा, इसके बाद प्राइवेट सेक्टर को भी ओपनली कह दिया जाएगा कि आप भी जहाँ चाहें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपके पास लाइसेंस है तो। इनफैक्ट आप गवर्नमेंट नेटवर्क्स को भी यूज कर सकते हैं पूरी इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए। दूसरी चीज यहाँ पे सेक्शन 14 ये कहता है कि यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको अलाउ किया जाएगा कि वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को यूज कर सकती हैं पब्लिक सेक्टर वाले, और इनको यूज करके कंपटीशन को बढ़ावा दे सकती हैं, एफिशिएंसी बढ़ा सकती हैं। इसमें कंज्यूमर्स के पास चॉइस होगी कि उनको मल्टीपल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स में से किसको चुनना है, किससे इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी है, ठीक है। अब देखो प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, प्रोटेस्टर्स ये बोलते हैं कि पहली चीज ये बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट डिस्कॉम हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनके पास यूनिवर्सल पावर सप्लाई ऑब्लिगेशन है। इसका मतलब ये कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उनके पास ये ऑब्लिगेशन है कि उनको सभी सेक्टर्स में, सभी एरियाज में जा जाके इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है। अब ऐसे में अगर ये कोने कुच्चों में जाएंगे, इनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो आएगा नहीं गवर्नमेंट कंपनीज के पास, लेकिन प्राइवेट कंपनीज के पास एक बेनिफिट यहाँ पे ये है कि प्राइवेट कंपनीज अब गवर्नमेंट नेटवर्क्स को यूज कर सकती हैं और इनको कहीं पे भी रोका नहीं जा रहा। अब ये अगर इनको कहीं पे भी रोका नहीं जाएगा तो ये तो उन्हीं सेक्टर्स में जाके ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगी जो कि अर्बन सेक्टर्स हैं, जो प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर्स हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आ सके। तो अगर प्रॉफिट सारा प्राइवेट सेक्टर के पास चला जाएगा और पब्लिक सेक्टर सिर्फ इसीलिए बच जाएगा कि यहाँ पे यूनिवर्सल पावर सप्लाई की ऑब्लिगेशन को वो फुलफिल कर सके, गली कूचों में जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके, तो जो पब्लिक सेक्टर है वो तो हमारा बिल्कुल पिटा जाएगा, पब्लिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ऐसे में कैसे सर्वाइव कर पाएगा। दूसरा यहाँ पे एक क्लेम ये भी है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के लिस्ट 3 में आती है, शेड्यूल 7, आप सभी को पता होगा शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट मेंशन है, यूनियन लिस्ट,
स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी जो सब्जेक्ट है ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों इसके ऊपर लॉज बना सकते हैं। लेकिन ये जो अमेंडमेंट है ये सिर्फ सेंटर को यूनिलैटरल पावर्स देता है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये पूरे फेडरल स्ट्रक्चर को खराब कर रहा है। और फेडरल स्ट्रक्चर जो है हमारी इंडियन पॉलिटी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन में आता है। और अगर आप स्टेट्स को पावर नहीं दोगे तो फेडरल स्ट्रक्चर खराब होगा, फेडरल स्ट्रक्चर को आप वायलेट करोगे यानी कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि यहाँ पे इलीगल है, बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। तीसरी चीज, तीसरा क्लेम ये है कि अगर यहाँ पे बार बार ये बात हो रही है कि यहाँ पे सब्सिडीज को मैनेज किया जाएगा, तो अगर सब्सिडीज को मैनेज किया जाएगा तो जो फार्मर्स को अभी सब्सिडी मिलती है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, या जो बीपीएल सेक्टर है, बिलो पावर्टी लाइन पॉपुलेशन है, उनको जो सब्सिडी मिलती है, फ्री पावर मिलती है, वो चली जाएगी। इनका क्लेम ये भी है। तो ये सारे यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन सभी रीजन से। आपको इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में, मेंस में, दोनों में आप इन टॉपिक से क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हो। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, व्हाट इज ताइवान पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी टू फाइट बैक चाइना अटैक्स। तो देखो चाइना के अटैक्स को यहाँ पे जवाब देने के लिए ताइवान की स्ट्रैटेजी क्या है। अभी आपको पता है कि चाइना बड़ा ही भड़का हुआ है ताइवान के ऊपर। क्यों भड़का हुआ है? क्योंकि चाइना ये मानता है कि ताइवान जो है चाइना का ही पार्ट है, और चाइना यहाँ पे वन चाइना पॉलिसी को बार बार यहाँ पे डिप्लोमेसी की बात करता है, वन चाइना पॉलिसी की पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। कहता है कि कोई भी कंट्री ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखेगी, अगर रखेगी तो चाइना के साथ उसको डिप्लोमेटिक रिलेशन अपने तोड़ने पड़ेंगे। ये सब चाइना चीखता चिल्लाता रहता है। लेकिन उसी बीच में यूएसए जो है उसने क्या किया, अपनी एक रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर ऑफ द हाउस को, यहाँ पे नैन्सी पेलोसी जी जो है वो यहाँ पे ताइवान डिप्लोमेटिक विजिट पे आ गई, ठीक है। हालांकि यूएस अभी वन चाइना पॉलिसी को ही मानता है, यूएस ने ऐसा बोला नहीं कि हम ताइवान को अलग से रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन ये एक इशारा है कि आगे जाके कुछ भी हो सकता है। इसको लेकर चाइना बहुत भड़का हुआ है, और चाइना ताइवान के आसपास सभी चारों कोनों से मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है, ठीक है, मिलिट्री ड्रिल्स। अब आपको पता होना चाहिए कि ताइवान एक आइलैंड प्लेस है, आइलैंड रीजन है। इसको कंट्री तो नहीं बोलेंगे क्योंकि इंडिया भी अभी वन चाइना पॉलिसी को ही मानता है, ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे तो ताइवान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश में चाइना लगा हुआ है, और अलग अलग ड्रिल्स यहाँ पे कर रहा है, ओके। अब ऐसे में चाइना ने बोला कि हम यहाँ पे, ताइवान ने बोला कि हम यहाँ पे पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। अब ये पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटेजी क्या है? पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटेजी आप जैसे देख रहे हो, चाइना जो है इतना बड़ा है, इसके पास इतनी ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं कि ताइवान इसके सामने कुछ नहीं लगे अगर वॉर हुआ तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ताइवान जो है बहुत छोटा है, तो इसी तरह का रिप्रेजेंटेशन है। चाइना इतना बड़ा सा कोई एनिमल है जिसने चारों तरफ से ताइवान को घेर दिया है। ताइवान एक छोटा सा यहाँ पे एनिमल आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हो। ताइवान एक छोटा सा बीन है यहाँ पे, लेकिन ताइवान अब यहाँ पे बन गया पॉर्क्यूपाइन। यानी कि ताइवान कोशिश यही करेगा कि चाइना चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन ताइवान के अंदर टेरिटरी में एंटर ना कर सके। ये अपने आसपास, अपने कोस्ट पे इतने ज्यादा यहाँ पे चीजें लगा देगा, अपने यहाँ पे डिफेंस लगा देगा, यहाँ कांटे बिछा देगा कि चाइना अंदर ना आ सके, वो बाहर बाहर में लड़के ही थक जाए, कोस्ट से ही थक जाए, ठीक है, और चाइना जो है ताइवान को बर्बाद ना कर सके। तो ये डॉक्ट्रिन जो है 2008 में आई थी। यूएस के नेवल वॉर कॉलेज के रिसर्चर हैं एक विलियम एस मोरे, वो ये डॉक्ट्रिन लेकर आए थे, ठीक है। इसमें स्ट्रैटेजी है ये असिमेट्रिक वॉरफेयर की। असिमेट्रिक वॉरफेयर यानी कि दोनों जो है बहुत ही असिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब दोनों एक जैसे, असिमेट्रिक मतलब एक तो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो कि इस केस में कौन है? चाइना है, ठीक है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। और दूसरा है ताइवान, जिसके पास बहुत ही कम कैपेबिलिटीज हैं डिफेंस सेक्टर में। तो ये असिमेट्रिक वॉरफेयर हुआ, एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर, एक बिल्कुल ही ताकतवर नहीं है, ठीक है। तो असिमेट्रिक वॉरफेयर की ये स्ट्रेटेजी है जिसमें ये वीक स्टेट जो है, जो इस केस में ताइवान है, ये वीक स्टेट अपने डिफेंसेस को लगाएगा सो दैट वो एनिमी की वीकनेस का फायदा उठा सके रैदर देन अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर। तो ये अपनी ताइवान अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करने से बेटर चाइना की वीकनेस पे काम करने वाला है। यही है इसकी पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटेजी। तो बेसिकली ये बोलता है कि हम ऐसी डिफेंस फोर्सेस बनाएंगे, ऐसा डिफेंस बनाएंगे कि चाइना ताइवान पे अटैक तो कर सकेगा, ताइवान को डैमेज तो कर सकेगा, लेकिन हरा नहीं सकेगा, डिफीट नहीं कर सकेगा। और कम से कम यहाँ पे अगर डिफीट भी करना है तो उसको बहुत ज्यादा कॉस्ट, बहुत ज्यादा रिस्क से गुजरना पड़ेगा, जिसके कारण हो सकता है कि चाइना पीछे हट जाए। तो ये है चाइना की, ताइवान की पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटेजी अगेंस्ट चाइना। अब देखो यही चीज यहाँ पे बहुत डिटेल में समझाई हुई है। पॉर्क्यूपाइन डॉक्ट्राइन जो है 2008 में आई थी, और यही बोलती है कि जो डिफेंस बिल्ड किया जाएगा वो ऐसा किया जाएगा कि चाइना डैमेज कर ले,
घुस जाए, अटैक कर ले, लेकिन जीत ना पाए, ठीक है, इस तरह की अप्रोच। अब यहाँ पे देखो 3 लेवल्स पे ये अप्रोच होगी। पहली अप्रोच जो है, आउटर लेवल अप्रोच जो है, वो है इंटेलिजेंस की अप्रोच। इंटेलिजेंस को इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि यहाँ पे डिफेंस फोर्सेस फुल्ली प्रिपेयर्ड रह सकें अगर कल को चाइना यहाँ पे अटैक करने वाला हो तो। दूसरा, यहाँ पे दूसरी लेयर जो है वो यहाँ पे बात करती है कि किस तरह से चाइना को यहाँ पे आइलैंड के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, ठीक है, चाइना को इसके अंदर नहीं घुसने दिया जाए, मतलब कि चाइना जो है वो ज्यादा से ज्यादा दूर से मिलिट्री यहाँ पे अपनी ना उतार पाए, ज्यादा से ज्यादा करना भी हो तो एयर सपोर्ट, एरियल सपोर्ट के थ्रू यहाँ पे कुछ काम कर ले, लेकिन अपनी मिलिट्री इस लैंड पे उतार ना पाए, ठीक है। ये एक तो ये चीज है, और इसके लिए गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज करेगा ताइवान, ठीक है, गुरिल्ला वॉरफेयर यानी कि छुप छुप के जो अटैक करने की स्ट्रेटजी होती है उसका यूज करेगा, एरियल सपोर्ट का यूज करेगा, और एरियल सपोर्ट इसको यूएस दे देगा, ठीक है। इसके अलावा इनर मोस्ट लेयर जो है, थर्ड लेयर जो है वो ये बोलती है, सेकंड लेयर क्या है, गुरिल्ला वॉरफेयर की, जिसमें इसको अंदर ना घुसने दिया जाए चाइना को। तीसरा है कि आइलैंड के जो ज्योग्राफी है, टोपोग्राफी है, माउंटेनियस टोपोग्राफी है, अर्बनाइज्ड एनवायरमेंट है, ये भी मदद करेगा ताइवान को डिफेंड करने के लिए, अपने देश को, अपने स्टेट को, ठीक है। अच्छा, अभी जो असिमेट्रिक सिस्टम है डिफेंस का वो क्या है, तो देखो असिमेट्रिक सिस्टम यही है कि चाइना के पास तो बहुत पावर्स है, ठीक है, चाइना इतने ज्यादा यहाँ पे उसके पास इक्विपमेंट है कि ताइवान कहीं ना लगे, ठीक है, लेकिन ताइवान को यहाँ पे अगर निपटना है तो उनको यहाँ पे इस तरह की एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि चाइना जो है अंदर घुस ही ना पाए, बाहर ही कोस्ट पे ही उनको रोक लिया जाए, इस तरह का डिफेंस सिस्टम हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अभी तक इनके पास हर तरह की कैपेबिलिटी है चाइना के पास, लेकिन ताइवान के पास ज्यादा कुछ कैपेबिलिटी है नहीं। अब चाइना क्या कर पाएगा, चाइना देखो मिसाइल स्ट्राइक कर सकता है, साइबर अटैक कर सकता है, एयर और नेवल ब्लॉकेट कर सकता है, लेकिन इससे ज्यादा चाइना कुछ नहीं कर पाएगा अगर ताइवान ये प्रॉपरली पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटेजी को फुलफिल कर पाता है तो। ताइवान के अंदर लैंड के ऊपर नहीं आ पाएगा चाइना अगर ताइवान इस पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटेजी को फुल्ली फुलफिल करता है तो। ज्यादा से ज्यादा साइबर अटैक कर लेगा चाइना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एयर बेसिस और रनवेज को यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन अंदर नहीं आ पाएगा। लेकिन इसके लिए पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी के लिए भी ताइवान को खर्चा तो करना पड़ेगा डिफेंस में, जो कि अभी दिख रहा है कि ताइवान उतना खर्चा अपने डिफेंस में नहीं कर रहा है, और ताइवान के मिलिट्री लीडर्स अभी भी रेजिस्ट कर रहे हैं, ये असिमेट्रिक वॉरफेयर ना हो, कोशिश यही कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी रिलेटेड टू, तो इट इज ताइवान्स स्ट्रेटजी ऑफ डिफेंस इन असिमेट्रिक वॉरफेयर, ओके, समझ गए। तो ये था पूरा हमारा आर्टिकल, आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज यही थी। मैंने कल आपको एक होमवर्क दिया था स्टेट्स को देख के आने का एटलस में, आज भी यह होमवर्क कंटिन्यूड है। कल मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आऊंगी हमारे डेली न्यूज एनालिसिस में ही, जो कि रिलेटेड होंगे मैपिंग से रिलेटेड, और वो होंगे रिलेटेड इंडिया से। तो अगर आपको ये पूरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, ठीक है। मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं, आपको पता है मैंने ये पूरे डीएनए के दौरान आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, आप जरूर बताना कि COP21 का किस बारे में था और COP26 किस बारे में था। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।